नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। यही बात अगर जो ममता बनर्जी ने की है, किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने कर दिया होता। वैसे ममता बनर्जी के समर्थक उनको कहते हैं कि वो ब्राह्मण ही है, किंतु अन्य किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने कर दिया होता तो एससी एसटी एक्ट लग चुका होता, वो जेल जा चुके होते और उनको बेल भी नहीं मिलती। लेकिन इसी कारण से मैं कहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। और बंगाल में तो वैसे भी एनएचआरसी के रिपोर्ट कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर धूल भाग रहे हैं कि भाई वहां तो संविधान का राज नहीं है, वहां तो राज करने वाले का अपना संविधान है। तो खैर वहां पर बात नहीं करेंगे। इस न्यूज को मैं कंफर्म कर दे रहा हूं कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं ये हवा में कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी की जाति सूचक टिप्पणी पर बवाल, एनसीएससी का नोटिस, 3 दिनों में रिपोर्ट तलब। तब तक तो भैया सेकंड फेज की वोटिंग हो जाएगी, बट फिर भी ठीक है। ममता बनर्जी को लगा कि मोदी ने झालमुड़ी खा करके मेरे टीएमसी के सरकार को खाने का प्रयास किया तो मैं सब्जी खरीदेगा। और ममता बनर्जी पहुंची सब्जी की दुकान पर। ये सब्जी वाला टिंडा कैसे दिया, भिंडी कैसे दिया, टमाटर कैसे दिया, शिमला मिर्च। 5 साल में कभी देखे हैं क्या बंगाल में ममता बनर्जी? चूंकि ममता बनर्जी तो बंगाल में ही रहती है, किसी में जा ऐसे नॉर्मल दुकान में जाकर के सब्जी खरीदे नहीं। अरे सब्जी खरीदने के लिए एक बड़ा अफसर रख रखा था लिटरली भाई, उसके घर पे छापा पड़ा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वहां के पत्रकार कहते हैं। मैं तो कहता हूं भाई बड़ा अफसर था, पुलिस का आदमी था, उसका कहा सब कुछ सही है कि गलत तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छे ठीक है अच्छे। तो बंगाल की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। ममता बनर्जी को भी पता है कि चुनाव में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी होगी। लेकिन सब लोग यार ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं कहना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में वहां के जो सीईओ हैं मनोज अग्रवाल साहब, इलेक्शन कमीशन इंडिया ने उनको जो चुना, और मनोज कुमार अग्रवाल जी को अगर साधुवाद हम नहीं देंगे तो बेईमानी हो जाएगी भाई। उनको मेरा प्रणाम पहुंचे, नमन पहुंचे। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्होंने एक तूफान लाया है, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी को और सबको समझा दिया कि भैया गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो बड़ा खबर ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिंघम माने जाने वाले आदमी को साउथ 24 परगना भेजा गया है। जी, ठीक सुना आपने। यूपी पुलिस के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में साउथ 24 परगना में अपॉइंट किए गए। अब आपको पता है कि साउथ 24 परगना ही बीजेपी का एरिया नहीं है, और वहां पर 0 सीटें मिलने की संभावना तो मैंने स्वयं व्यक्त की है। देखिए, कोई कुछ भी बोले कि यहां आगे है वहां आगे है, हो सकता है, पर टेक्निकली वहां पर कोई संभावना नहीं बनती है। ये यथार्थ। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि वहां आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आप जहां पर फोकस्ड है वो नॉर्थ 24 परगना, इन सब जगहों पर फोकस्ड रहिए और वहां पर बातें कीजिए। लेकिन कम से कम यहां पर स्थितियां वैसी नहीं है। बट खैर, बंगाल की राजनीति में एक चीज और हुआ, ठीक है। और जगातल थाना के सामने अर्जुन सिंह और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई, और यहां भाजपा के कार्यकर्ता दबे नहीं। अब यही बात है, जब कार्यकर्ता नहीं दबता ना, दबंगई करने लगता है ना, और सामने वाले दबंग के सामने खड़ा हो जाता है, तो मोराल डाउन होता है। बार बार कह रहा हूं कि टीएमसी के लोग फड़फड़ा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, सीआरपीएफ वगैरह बचाने का प्रयास कर, मैंने कुछ ही सेकंड इसलिए चलाया क्योंकि ठीक है, इस तरह की चीजें ठीक तो नहीं है लगातार। अब दूसरी बात, अगर आप वो कर रहे हैं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी तो काली माता के दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी काली माता के दर्शन कर रहे हैं। आज हो गया 27, 28, 29, यानी कल एक दिन है,
उसके बाद वोटिंग शुरू, चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त। अब चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है, अब आपको दिखना है, सिंबल नहीं दिखाना है, सारी चीजें जब्त होंगी, बाइक नहीं चलेगी, फिर से वही रूल, वही नियम कानून। एक चीज इस आदमी ने खुले में की, जिसके लिए इस देश के सभी हिंदुओं को नरेंद्र मोदी जी का ऋणी होना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव नहीं, 2014 के पहले हर एक चुनाव में मस्जिद, मदरसा, टोपी, बिरयानी, सेवई, इसी की राजनीति होती थी और मुस्लिम पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती थी। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद राजनीति चाहे बंगाल की हो या बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की हो, सनातन धर्म के प्रति सेंट्रिक होने लगी, लोगों को गोल गोल घुमाने लगा, और जो गोल गोल टोपी पहनाते थे उससे सेकुलर दल भी धीरे धीरे दूरी बनाते। मैं चाहता हूं, पता है क्यों बंगाल में बीजेपी जीते? बंगाल में बीजेपी के जीतने का एक सबसे बड़ा रीजन मैं चाहता हूं मिले, क्योंकि फिर मेरे पास एक अलग बात होगी कहने को कि देख भाई, असम में मुस्लिम डोमिनेंस के आगे हिंदुओं की कोई राजनीति नहीं करता था, तोड़ दिया, हिंदुओं ने अपनी वोटिंग से तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में वही मुस्लिम 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 राजनीति, बिहार के अंदर वही मुसलमान की राजनीति, मुसलमान की राजनीति, मुसलमान की। भाई 80% हिंदुओं को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बिहार, यूपी, असम में हार के बाद ये चौथा, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हार जाते तो भारत के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों की कमर टूट जाएगी। और ये बहुत आवश्यक है इस देश में कि ये हो, तब जाकर के पॉलिटिकल शिफ्ट एक दृष्टि में आप सबको दृष्टिगोचर, सबके सामने दृष्टिगोचर होगा, और ये बहुत आवश्यक है राजनीति के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद बनता है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो पश्चिम बंगाल के अंदर किया है, ठीक है, वो कमाल है। अब योगी जी का आपको पता है कि उत्तर 24 परगना में कल्याणी में रोड शो होने वाला है, ये सब कार्यक्रम होने वाले हैं आखिर में। तो बाबा का रोड शो होगा तो आपको तो पता ही है कि क्या क्या हो सकता है। बट एक चीज है कि कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी जो जिस प्रकार से उनका रोड शो हुआ, बट एक्सीलेंट, जो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो एक्सीलेंस की तरफ अब जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए, है तो राजनीति में रोड शो, और इसका लोग कहेंगे कि पीएमओ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के अंदर सड़क पर चल रहे थे, बैरकपुर के अंदर, लोगों को लगेगा कि भाई इससे कितना कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीजें मिल जाएगी। देखिए, दो तीन बातें हमें टेक्निकली समझना होगा कि भाई बंगाल की राजनीति में हर आदमी अगर नरेंद्र मोदी को कैप्चर करना चाहता है, ठीक है, और कभी मोदी जी झालमुड़ी वाले के पास चले जाते हैं, कभी फूल वाले के पास चले जाते हैं, और राजनीति में मोदी जी को ये लगता है कि भाई लोगों से कनेक्ट वैसे ही किया है। तो ममता बनर्जी भी वैसी ही नेत्री रही थी। ममता बनर्जी के राजनीति में ये जो गैप आया 6-7 सालों में आया है, जिसके कारण मोदी और अमित शाह जी को स्पेस मिला। लेकिन ममता की राजनीति में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण टर्न अराउंड हुआ, वो भारत की एकता, अखंडता और सोवर्निटी के लिए खतरा उत्पन्न। अब मैं आने जा रहा हूं उस पॉइंट पर जिसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक। आखिरकार बांग्लादेश आया, बंगाल की राजनीति में ठीक 2 दिन पहले आया, और एक्सपेक्टेड लाइन पर आया, और इसकी भविष्यवाणी भी मैंने की थी कि भाई अब पश्चिम बंगाल में ये होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस कुछ कह रही है, आइए कांग्रेस को सुनते हैं, ठीक है।
कांग्रेस को भी सुनना चाहिए भाई। कांग्रेस भी कुछ कुछ कभी कभी बोलती है ना, उसको सुनते हैं। ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर हुआ है, आइए सुनते हैं वो क्या कह रही है कांग्रेस। ठीक है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को दबाना और मिटाना टीएमसी का असली चरित्र बन चुका है। टीएमसी के इसी गुंडा राज की कीमत कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी जी ने चुकाई है। मतदान के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों ने देवदीप जी की निर्मम हत्या कर दी। कांग्रेस ने राजनीति में कभी हिंसा के बदले हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। हमारी मांग है कि सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें कठोरतम सजा मिले। साथ में देवदीप जी के परिवार को सुरक्षा और मुआवजा दिया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने कांग्रेस चलेगी नहीं चलेगी, कहां से चलेगी? आपके चेले रवीश कुमार टीएमसी को जिता रहे हैं, आपके चेले अभिषार शर्मा टीएमसी को जिता रहे हैं, साक्षी जोशी टीएमसी को जिता रही है, प्रज्ञा यादव मिश्रा टीएमसी को जिता रही है, अभिषेक बनर्जी द देशभक्त वो भी इसी टीएमसी के गुंडाराज और हिंसक जो बातें आप कह रहे हैं उसी को जिता रहे हैं। वो 4 PM वाला शर्मा हालांकि बैन हुआ, लेकिन फिर भी जो भी बचा हुआ है वो भी टीएमसी को जिता रहा है। आशुतोष टीएमसी को जिताने के लिए नेहरू जी का फोटो लगाने के बाद भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पर दिन रात कह रहे हैं टीएमसी 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 टीएमसी। इतनी तेरी माँ की टीएमसी, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? इतनी तेरी माँ की टीएमसी किसी ने नहीं की जितनी ये सारे कांग्रेस के गोदी में बैठे हुए पत्रकार कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि राहुल गांधी नहीं जीत रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारे हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार, इन सबके संरक्षक बन के बैठे, कहते हैं कि होता है तो होने दो, टीएमसी आना चाहिए, भाजपा नहीं आना चाहिए। दूसरों को कहेंगे कि है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, गोदी मीडिया, क्या यही नया भारत? बताइए नरेंद्र मोदी जी, इस देश में बांग्लादेशी नहीं बस पा रहे हैं, बांग्लादेशी को हम जीजा नहीं बना पा रहे हैं, बहनों ही नहीं बना पा रहे हैं, क्या ही मतलब है ऐसे नए भारत का? बसने दीजिए ना कुछ दिन, है आइए ना हमरे बंगाल में। गजब हाल है भाई। एसआईआर हो रहा है तो तड़प हो रही है। राजदीप सरदेसाई उसकी मेहरारू टीएमसी में, वो अलग परेशान है, रवीश अलग परेशान। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है। अरे भाई साहब, बांग्लादेश का गेम में एंट्री होना ही था और जिसको करना था उसकी भविष्यवाणी मैंने आज से 25 दिन पहले कर दी थी कि कौन आएगा भविष्यवाणी करने। ठीक है, कौन आएगा भविष्यवाणी करने, ये सब। लेकिन इस भविष्यवाणी में मोदी जी ने कुछ कहा है, मोदी जी को भी सुन लेते भाई, जरूरी है ना। मोदी जी को नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? सुनना तो मोदी जी को ही पड़ता है, मानिए ना मानिए, मोदी जी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग सुन नहीं रहे हैं, जब मोदी जी ऐसा करेंगे तो फिर रोएंगे बहुत। साथियों, आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। दे दीजिए। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। साथियों, आज तो सुन लिया। नहीं, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोल रहे हैं मोदी जी, तो आप सुनिए, मानिए, जानिए कि भाई खेला तो होगा। और भाजपा सरकार में आएगी तो अभी ये लोग जितने तृणमूल कांग्रेस के शुभचिंतक बन रहे हैं, ये सब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस खिलाड़ी को देखा जाए, सुना जाए, क्योंकि इस खेल का अक्षय कुमार, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर 1 यही है। हेमंता दा को सुनते हैं, क्योंकि इस खेल में मास्टरी है। बांग्लादेशियों को उनके
पता नहीं किधर से 25,000 बांग्लादेशी असम के अंदर घुस गया था, वो डिसअपियर हो गया। कैसे हो गया पता नहीं, चलिए सुनते हैं। जो अत्याचार हुआ है, हम बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं। 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा, शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा। सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन। ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनियल कर रहा है। बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है। भारत का कोई भी प्रदेश में बीजेपी इज नॉट डिमांडिंग रूल ऑफ गीता और भागवत। हमें कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं, वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ, बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा। अब ये ठीक इलेक्शन से पहले हुआ और बंगाल में, सॉरी पूर्वी बंगाल में एक बहुत दर्दनाक, एक बहुत भयावह घटना सामने आई। एक हिंदू गर्भवती महिला के साथ खबर आ रही है ऐसी, इसको मैं अभी वेरीफाइड मैंने अलग अलग जगह से किया है, बंगाल के सोर्सेस से, उन्होंने बांग्लादेश के सोर्सेस से, उन्होंने कहा दादा बिल्कुल सही बात है। अब इस न्यूज को छुपा लिया जाए तो अलग बात है। एक गर्भवती महिला के साथ मल्टीपल बलात्कार हुआ, मल्टीपल आदमी ने किया और मल्टीपल बार उसकी बच्ची, उसके पेट से बच्चे को निकाला गया, उसे भी मारा गया, अंततोगत्वा वो भी मर गई। मनुष्य मानवता इनमें होता ही नहीं, क्योंकि मैं इनको मानव मानता ही नहीं। जो दिन में 5 बार कहे कि वही सर्वशक्तिमान है और उसी को पूजना है, उसी का सजदा करना है, बाकी किसी को किए तो काफिर। और काफिर को फराद हकीम पश्चिम बंगाल के अंदर कहता है ना कि भाई जो इस्लाम में जन्म नहीं लिया वो अभागे हैं, हमारा जिम्मा है कि हम उनको इस्लाम में लेकर के आए। वो तो क्लियर कहता है। और ममता बनर्जी स्टेज पर उनको चढ़ा के कहती है कि फराद हकीम की अम्मी एक ब्राह्मण थी, अब्बू मुसलमान था। देखा है कभी ऐसा? मल्टीपल बार देखा है ममता जी। इसी लव जिहाद के ही अगेंस्ट हमारी लड़ाई है, इसी के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। हिंदुओं के बीज को समाप्त करके, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फराद हकीम की अम्मी ब्राह्मण थी, वो मुसलमान है और खुले में कह रहा है कि हम लोग का कलेक्टिव जिम्मा है कि सबको मुसलमान बनाया जाए। तो कहां ब्राह्मणत्व रहा उसके? इसलिए जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो बंगाल फैक्टर है, और बार बार मैं कहता हूं कि बंगाल फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है भाई साहब, कि बंगाल में एक अधूरा प्रोजेक्ट चल रहा है कि दिस बंगाल, ये जो बंगाल है 1905 के पहले का, जब पूरी दुनिया डेमोक्रेसी, गुलामी और इसमें चल रही थी, तो हम लोग लेनिन, लेफ्ट और इसके तरफ अलग भाग रहे थे। हमारी आइडेंटिटी अलग है। इसीलिए बांग्लादेश से एडॉप्टेड नारा जय बंगला उनको बड़ा स्वीट लगने लगता है। समझिएगा, जय बंगला पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी में कहीं भी नहीं था। वो तो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा लगाया गया, और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश नहीं, कोलकाता के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे में शामिल होने वाला व्यक्ति था, एक्टिव मेंबर था। हिंदू महिलाओं की लाशें जैसे गाय, सुअर, बकरा वो टांगा जाता ना लोहे के ऊपर, मल्टीपल बार बलात्कार करने के बाद टांग दी गई थी। और तभी टीएमसी इतनी डरी थी कि बंगाल फाइल्स जैसे फिल्म को बैन कर दिया। बोला ना ना ना, अगेंस्ट द सेकुलरिज्म।
सेकुलरिज्म क्या है? थोड़ा सुनने में इस्लामिक लगता है क्योंकि सेकुलरिज्म इस्लामिक टर्म ही है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, अंग्रेजी है। सांप्रदायिकता भी हिंदी है, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनो तो, मुसलमान सेकुलर हो ही नहीं सकता। अपने आप में सबसे बड़ा अल्तकिया टर्म क्वाइन है बाय लेफ्टिस्ट। जब आप दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को मान्यता ही नहीं देते, स्पेस ही नहीं देते, तो आप सेकुलर कैसे हो सकते हैं? यही तो स्थिति पूर्वी बंगाल में है। और पूर्वी बंगाल को जो पश्चिम बंगाल में कन्वर्ट करना चाहते, पश्चिम बंगाल को जो पूर्वी बंगाल की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है ये। वो सारे लोग अपराधी हैं इस देश के सभ्यता संस्कृति के, बंगाल के कल्चर के, और बंगाल की अस्मिता और बंगाल की आइडेंटिटी के। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब इस बार वोट करने जाएं तो ये शिकायत अपने दरवाजे के भीतर छोड़ दे कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचा कि वोट करने जाना है 29 अप्रैल को। क्यों? वहां कैडर कमजोर है, ना के बराबर है। तो जहां कैडर नहीं होगा वहां आप लोग विचारधारा के आधार पर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए नहीं जाइएगा, तो बदलाव कैसे होगा? अपने डर को पीछे छोड़िए। और क्यों छोड़ना आवश्यक है ये भी सुनिए। आप अपने डर को पीछे इसलिए छोड़िए क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ वो घटनाएं होंगी जो पूर्वी बंगाल में आज हिंदुओं के साथ हो रही है। क्या आप अपनी बच्ची के 6 साल 8 साल बच्ची की आंखों में देख करके ये कह सकती हैं कि ममता के राज में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है, जिस प्रकार का पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता के राज में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों का डेमोग्राफी के अंदर हस्तक्षेप बढ़ा है, मुर्शिदाबाद से लेकर के, बशीरहाट से लेकर के, संदेश खाली से लेकर के जितनी जो घटनाएं हुई है, उसके बाद क्या आपने 6-7 साल की छोटी बच्ची के आंखों में आंखें डाल के आप कह पाएंगे कि ममता के राज में अगर पूर्वी बंगाल जैसी स्थिति बनती है तो आपकी बच्ची हिंदू होने के कारण सुरक्षित रह पाएगी? अगर इसका उत्तर ना में है तो आप जाइए और बीजेपी को वोट कीजिए। बहुत आवश्यक है कि आप इस राजनीति से ऊपर उठिए। बंगाल की लड़ाई भारत की लड़ाई है। लगातार बंगाल के अंदर ये हो रहा है। टीएमसी बात कर ही नहीं सकती। टीएमसी को अधिकार ही नहीं है डेमोक्रेसी की बात करने का, वो नहीं कर सकती। एक मासूम आदमी का दुकान तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, माजा गिरा दिया, दुकान जला दिया, तो कौन सा तुमने तीर मार लिया? तुमने कौन सा तीर मार लिया ये बताओ? तुमने कोई तीर नहीं मारा, तुमने कोई महान काम नहीं किया। उसके गरीब छोटे छोटे बच्चों के पेट के ऊपर लात मार करके कोई डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं किया। तुम लोग सुअर हो। सुअर भी किसी के अन्य पशु का ये नहीं खाता। तुम लोग उससे कहीं घृणित हो। कोई महान काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो। ये जो तुम लोग करते हो ना, डायमंड हार्बर के अंदर लगातार थ्रेट दे रहे हो। हाँ, डायमंड हार्बर के अंदर चुनाव से पहले ये जो तुम लोग थ्रेट दे रहे हो महिलाओं को, इससे तुम लोगों ने कोई तीर नहीं मारा। ঢুকে কে কি বলেছে জানি, আমার বাড়ি এসে থ্রেট দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো। তারা কোন পার্টি করে? তৃণমূল। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ছবি দেখছেন বাংলা টিভি চ্যানেল প্রতিনিধি। প্রত্যেকদিন বাড়িতে দিয়ে আসছে।
आप देखिए ये महिलाएं क्या कह रही है कि तृणमूल के लोग डायमंड हार्बर के अंदर, भाई चुनाव जीतने के लिए कितना नीचे जाओगे, कितना गिरोगे? आश्चर्य है मुझे। और आज मैं आपको एक वो फोटो दिखाता हूं जो प्रधानमंत्री जहां पर गए हैं। इसीलिए मैं भाजपा से बीच में अगर क्रोधित भी होता हूं तो मैं समझता हूं कि टीए फीडबैक लेती है। हम लोगों के वीडियोस को भाजपा का कोई ना कोई एक आदमी देख करके फीडबैक लेता है। आपको पता है ये महिला कौन है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा, इससे आपको याद आएगा कुछ। मथुआ ठाकुर टेम्पल, रिमेंबर्ड माई विजिट टू दिस टेम्पल फ्यू ईयर्स अगो। ठीक है, और ये माता जी से आशीर्वाद भी लेके आ रहे हैं। आदमी कुछ और है यार। एक तरफ बुजुर्ग माता जी से आशीर्वाद ले रहा है, दूसरी तरफ के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। है कोई मैच? समझना चाहिए कि आपको वोट किसको देना है। तो चलिए आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।